A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we will be doing English Literature Specimen Paper of 2023 examination for Class 12 ISC and the part 2 of this question paper. Okay, first part में हमने आपको बहुत बेसिक सी चीजें समझाई थी कि ये जो पेपर है इंग्लिश लिटरेचर का ऑफ फॉर क्लास 12 दिस विल बी ऑफ 80 मार्क्स 3 आवर्स 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे रीडिंग टाइम. ओके, और उसके बाद ये हमने शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स जो सेक्शन ए था जिसमें कुछ कुछ एमसीक्यूज आपके थे. कितने एमसीक्यूज थे? 10 एमसीक्यूज थे आपके, और उसके बाद वन वन मार्क्स के 10 आपके कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय प्रोवाइडिंग अ रीजन फॉर ईच. की वो जो बिकॉज वाले क्वेश्चंस होते हैं ये सारे आपके थे. तो दिस वी हैड ऑलरेडी डन. इसका पीडीएफ आई हैव आल्सो सेंड. नाउ वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द 60 मार्क्स ऑफ पेपर ऑफ सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे टेम्पेस्ट. ओके, इसमें क्या किया गया है? यू विल बी गिवन कंपल्सरी क्वेश्चन. आपको इसमें इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी बट द पेपर विल बी कंपल्सरी. अर्लियर क्या होता था कि अगर आप 4 स्टोरीज में से 3 भी पढ़ के जाओगे तभी भी काम चल जाएगा, मतलब 10 स्टोरीज होती थी. लेकिन अब क्या है कि यू हैव टू डू द स्पेसिफिक. हाँ, 2 स्टोरीज में आपको चॉइस मिलेंगे बट यू डोंट नो कि वो 2 स्टोरीज या 2 पोएम्स कौन सी होंगी. ओके, वैसे ही इसमें भी क्या किया गया है दैट देयर इज क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, सेकंड क्वेश्चन रीजंस वाला था, थर्ड क्वेश्चन इज कंपल्सरी फ्रॉम सेक्शन बी. इट इज कंपल्सरी. 5 मार्क्स का ये, 5 मार्क्स का ये. और नेक्स्ट उससे भी ज्यादा लॉन्ग आंसर्स हैं. दिस इज थर्ड का ए या तो थर्ड का बी. 10 मार्क्स का ईच है. यू हैव टू डू एनी वन. जो भी करोगे उसकी करेक्ट नंबरिंग आप मेंशन करोगे, चाहे वो थर्ड ए चाहे वो थर्ड बी. ओके, फिर सेम थिंग इज विद इकोज द प्रोज पार्ट, द स्टोरी पार्ट, जिसमें 5 मार्क्स का ये वाला यू हैव टू डू, 5 मार्क्स का ये वाला यू हैव टू डू. स्टोरी ऑफ एन आवर और टू बिल्ड अ फायर में इसमें चॉइसेस है. यू कैन हैव एनी ऑफ दीज चॉइसेस. मतलब इसके अलावा भी एक स्टोरी है जो मुझे याद नहीं आ रही, साउंड मशीन, सिंगिंग लेसन, द स्टोरी ऑफ एन आवर और टू बिल्ड अ फायर. एक और कौन सी स्टोरी है जो मुझे याद नहीं आ रही है, बी वर्ड्सवर्थ शायद. हाँ, ठीक है. तो लेकिन पढ़ना तो उसको भी है. फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द पार्ट ऑफ पोएट्री, जिसमें 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स. तो इन दोनों में आपको चॉइसेस है. ये दोनों आपकी कंपल्सरी है. और एक रह गया है इसमें बर्चेस. ओके, और एक इसमें रह गया है बी वर्ड्सवर्थ. मतलब एक आध वो उड़ा सकते हैं इसमें से, और हो सकता है कि वो सिर्फ शॉर्ट आंसर या बिकॉज वाले गिव रीजंस वाले पार्ट में दे. लेकिन you have to study all the poems, all the stories and all the acts also. ठीक है, अब हम लोग इसके सॉल्यूशंस जो है वो हम देखेंगे. जो सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करें, इट्स नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली आप वही चीजें प्रिपेयर करो. आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया कि ये चीजें कैसे लिखी जाती है. बस हाँ, हम इसका एक लेंथ आपको समझा दे रहे हैं कि देखो ये किस लेंथ में लिखा करो. और ये जो कैलकुलेशन है, क्योंकि इस पार्ट में लिटरेचर में आपको कहीं पर भी नहीं लिखा है कि यू हैव टू डू इट ऑफ दिस मच मार्क्स, दिस मच. तो मैंने लैंग्वेज के पैटर्न के अकॉर्डिंग लिया है. लैंग्वेज के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपकी 10 नंबर की 10 मार्क्स की प्रपोजल राइटिंग होती थी दैट वाज ऑफ सम 150 वर्ड्स. ठीक है, जो आपका 20 मार्क्स का ऐसे होता था दैट वाज सम अराउंड 400 टू 450 वर्ड्स. इतना आपका मार्क्स होते थे. तो अकॉर्डिंगली आई वुड सजेस्ट यू कि इसमें आप बहुत ज्यादा 100 से 150 वर्ड्स लिखो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में. ओके, और जो आपके 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उसमें अपने उसके हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग 150 वर्ड्स टू 250 वर्ड्स लिखो. या आई वुड से 200 वर्ड्स टू 250 वर्ड्स लिखो. एटलीस्ट इतना लिखो सो दैट कि आपका जो मार्क्स है वो मतलब आपकी जो आंसर्स की लेंथ के कारण आपके मार्क्स ना कम हो. तो दिस इज, ये बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई है इसकी. तो जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है वो अराउंड 200 टू 250 वर्ड्स का उसको रखो. ओके, और जो फर्स्ट वाले जो 5 मार्क्स वाले हैं दैट शुड बी अराउंड 100
250 वर्ड्स, इतना सफिशिएंट है। एक्सटेंड कर सकते हो, कम मत करना उससे। और अगर उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाले जो है एक नॉर्मल हैंडराइटिंग के लिए, अगर क्योंकि आपको A4 शीट का पेज मिलता है, तो दिस कैन बी रिटन फॉर सम अराउंड सम मतलब 3/4 पेज। ठीक है, 3/4 पेज मतलब पूरे पेज से थोड़ा सा कम, ये उतने में आना चाहिए आपका। और ये वाला जो 10 मार्क्स वाला पार्ट है, दैट शुड कम इन अराउंड 1.5 पेजेस, पूरा पेज और एक और नेक्स्ट पेज। तो इतना आपका 1.5 या उससे ज्यादा, बट उससे कम नहीं। Okay, now we'll be doing the question number 1 part of this that is Tempest. ये डॉक्यूमेंट हमने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया है टेलीग्राम पे, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। दिस इज अ क्वेश्चन पेपर ऑफ लिटरेचर, स्पेसिमेन पेपर ऑफ लिटरेचर फॉर 2023 एग्जामिनेशन। अब जो इसका सॉल्यूशन है वो हमने अलग पीडीएफ में रखा है, तो आई विल ओनली सेंड दैट पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज रेफरिंग क्लोजली टू द एक्ट 4 ऑफ द प्ले, एक्सप्लेन क्यों प्रोस्पेरो मास को एंड कर देता है, और व्हाट डज ही टेल फर्डिनेंड अबाउट द इम्पर्मानेंस ऑफ वर्ल्ड। इम्पर्मानेंस ऑफ वर्ल्ड वाला जो पार्ट है वो मैंने इंपॉर्टेंट कोट्स में भी डाला था। ओके, इम्पर्मानेंस के जितने भी उसने एग्जांपल्स दिए थे वो, तो अब इसके अकॉर्डिंग ना इसको आधा आधा डिवाइड कर लो। 2.5 मार्क्स का ये वाला पार्ट है, 2.5 मार्क्स का ये वाला पार्ट है। ठीक, नाउ वील बी सॉल्विंग इट एज सॉल्यूशन थोड़ा सा हो सकता है कि छोटा हो या थोड़ा सा लेंदी हो, क्योंकि हम आपको सिर्फ एक आइडिया देना चाहते हैं। ठीक है, द क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि व्हाई प्रोस्पेरो एंड्स द मास, सबसे पहली चीज ये आप इसमें लिखोगे। एंड सेकेंड पार्ट कि वो फर्डिनेंड को क्या बताता है अबाउट द इम्पर्मानेंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें कि प्रोस्पेरो एंड्स द मास सडनली, क्यों? क्योंकि वो जो भूल गया था अबाउट कैलिबान्स प्लॉट अगेंस्ट हिम, सडनली रिमेम्बर्स, अचानक से उसको याद आ जाता है कि नाउ द आवर हैज कम, जब कैलिबान और जो बाकी कॉन्स्पिरेटर्स हैं स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो, वो दोनों दे आर मेकिंग अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ, दे आर अबाउट टू किल, दे आर अबाउट टू कम एंड किल प्रोस्पेरो। और एट द कंक्लूजन ऑफ द मास, प्रोस्पेरो addresses Ferdinand और उसको बताता है, उसको ये बताता है ना that we are such stuff as dreams are made on। वो ये कहते हैं कि हम लोग वैसे ही हैं जैसे कि सपने बने होते हैं, जो जो असली चीजें नहीं होती हैं, वो सिर्फ एक भ्रम होता है हमारा। दिस इज अ रिमाइंडर कि जो मास्क है दैट इज ऑल देयर हेवी हेवनली क्रिएचर्स, वो सब सच नहीं थे, दे वर ऑल्सो भ्रम, इल्यूजन। जैसे कि मास्क था, लाइफ टू विल ऑल्सो कम टू इट्स इनएविटेबल एंड, और वैसे ही लाइफ भी एक दिन खत्म हो जाएगी। प्रोस्पेरो रिमाइंड्स फर्डिनेंड दैट ईच मैन्स लाइफ इज फ्रेम्ड बाय ड्रीम्स, द एविडेंस ऑफ दैट लाइफ विथ इट्स अर्थली possessions इज ओनली टेम्पररी। ओके, और ये पूरा उसका कोट दिया हुआ है that you can study कि stars reaching the clouds, the gorgeous palaces, the grand temples, the actual world and everything living in it will dissolve just as this illusion has disappeared। तो ये वाला कोट या उसका कुछ पार्ट आप इसमें मेंशन कर सकते हो। सिर्फ 2 ही चीजें उसने दी है, इसीलिए हमने यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके उसको बता दिया कि फर्स्ट वाला क्या पार्ट था जिसमें वो बताता है कि कॉन्स्पिरेटर्स आ रहे हैं इसलिए मास को बंद किया गया था, एंड सेकेंड कि वो फर्डिनेंड को इम्पर्मानेंस ऑफ वर्ल्ड के बारे में क्या बताता है। इन डिटेल आई विल नॉट एक्सप्लेन यू हियर, क्योंकि ये हम ऑलरेडी आपको पढ़ा करके अपना सर दर्द कर चुके हैं और आपका भी, तो यू कैन स्टडी दैट इन द पर्टिकुलर वीडियो। टेम्पेस्ट की अलग एक प्लेलिस्ट है जो आधी मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स को नहीं दिखती है कि टेम्पेस्ट भी मैंने पढ़ा है, तो काइंडली सर्च इट इन द प्लेलिस्ट पार्ट, आपको मिल जाएगा वो हिस्सा भी विद क्लोज रेफरेंस। ठीक है, अब ये था इसका पार्ट सेकेंड वाला, मतलब सेकेंड क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो ऑफ 5 मार्क्स विद क्लोज रेफरेंस टू एक्ट 3 सीन 2। ये बताओ कि कैलिबान, द प्लॉट दैट कैलिबान हैचेस टू मर्डर प्रोस्पेरो, प्रोस्पेरो को मारने के लिए कैलिबान कौन सा जाल बुनता है या फिर क्या प्लान वो बनाता है, तो दिस यू हैव टू टेल। नाउ वील मूव टूवर्ड्स लिटरेचर का सॉल्यूशन, जिसमें लिखा हुआ है दैट कैलिबान, यही सेम क्वेश्चन है, दिस वाज ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, और ऊपर वाला वाज आल्सो ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, देन द क्वेश्चन, द पार्ट इज कि कैलिबान
has a plan to kill Prospero and obtains help from his new friends. अब कौन थे इसके new friends? One was Stefano, the butler, and second was Trinculo, the jester. Okay, professional joker. Caliban कहता है, he says it's Prospero's habit to take a nap in the afternoon. Just a minute, मैं पहले check कर दूं. हाँ ठीक है, बिजनेस फाइन. कैलिबान कहता है कि ये प्रोस्पेरो की हैबिट है. वो कैसे, किससे कहता है? स्टीफेनो ट्रिंक्यूलो से कहता है कि प्रोस्पेरो की हैबिट है टू टेक अ नैप इन द आफ्टरनून. दैट्स व्हेन स्टीफेनो कैन स्मैश हिज स्कल आफ्टर दे हैव स्टोलन हिज बुक्स. वो सिर्फ तभी जब पहले उसने उसकी किताबें चुरा ली हो, या फिर ही कुड ऑल्सो हिट हिम ऑन हिज हेड, उसके सर पे मार सकता है विद अ लॉग, कोई एक लकड़ी के टुकड़े से, या फिर ही कैन स्टैब इन हिज बेली विद अ स्पीयर. ये होता है स्पीयर. ठीक है, ये वाला जो सम सॉर्ट ऑफ हथियार, वेपन होता है, उसको बोलते हैं स्पीयर. ठीक, तो ही कैन ऑल्सो कट स्टैब हिम इन द बेली विद द स्पीयर, और उसको थ्रोट कट कर सकता है विद अ नाइफ. ही बट फर्स्ट ही शुड, ये SHOULD है, रिमेंबर कि उसकी जो बुक्स हैं वो सबसे पहले उसको चुरा लेनी है, बिकॉज विदाउट देम ही इज जस्ट अ फूल लाइक कैलिबान. वो वैसे ही पागल है जैसे कि कैलिबान खुद है. ही वोंट बी एबल टू कमांड वन स्पिरिट, और उस बिना उसकी बुक्स के वो अपने स्पिरिट्स पर भी कमांड नहीं कर सकता. तो नो वन विल कम टू हेल्प हिम. द अदर स्पिरिट्स, जो कि सब की सब, वो सब उससे हेट करती हैं उतना ही जैसे कि कैलिबान करता है. ओके, और वो बोलता है कि दिस इज इम्पोर्टेंट कि कैलिबान, स्टीफेनो उसकी जो बुक्स हैं वो चुरा ले, जो उसका सोर्स ऑफ पावर है. वो ये भी कहता है, ही ऑल्सो अट्रैक्ट्स या टेम्प्ट्स स्टीफेनो बाय प्रॉमिसिंग, प्रॉमिस करता है उससे कि मिरांडा भी तुम्हें एज अ प्राइज मिलेगी अगर यू आर एबल टू किल प्रोस्पेरो. एरियल सारी चीजें सुनता है और वो भागता है तुरंत प्रोस्पेरो को ये सब चीजें बताने के लिए. Okay, then the next question, again we'll move to the question part. ये इसमें दिया हुआ है. And the question says, the third question is, third के दो parts हैं, you have to do either of the questions and it is of 10 marks. Length अभी हमने discuss कर ली है. The first question is कि referring closely to the mask presented by Prospero for Ferdinand and Miranda, explain the purpose of the mask. अब देखो ये बहुत लंबा सा topic है. Obviously 10 marks से आपको length इसको खींचना है, तो what you will write, you will include मीनिंग ऑफ द मास्क. ठीक है, इसमें ही आप उसका मीनिंग इंक्लूड करोगे. इसी में आप थोड़ी बहुत उनकी ब्लेसिंग्स डाल दोगे कि कौन गॉडेसेस थी. ओके, एंड लास्ट में आप उनका पर्पस भी डाल दोगे कि ये दिखाता है कि प्रोस्पेरो कितना पावरफुल है. द क्वेश्चन हियर इज, यू हैव टू टेल द पर्पस ऑफ द मास्क. ओके, और क्योंकि ये 10 नंबर है तो 10 नंबर में आप सब कुछ पर्पस नहीं डाल सकते. फर्स्ट यू विल स्टार्ट विद द मीनिंग. मास्क क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट ड्रामा होता है दैट वाज यूज्ड ड्यूरिंग एलिजाबेथन टाइम्स, मेनली कंसिस्टिंग ऑफ, उसमें क्या क्या चीजें होती है? म्यूजिक, सॉन्ग, डांस एंड स्प्लेंडेड कॉस्ट्यूम. स्प्लेंडेड मीन्स वेरी गुड. कॉस्ट्यूम्स होती हैं और स्टेज स्पेक्टिकल्स होते हैं, स्टेज के सुंदर सुंदर नजारे होते हैं. ओके, इट्स प्लॉट इज स्लाइट एंड चीफली डिजाइंड टू एंटरटेन एंड टू ग्लोरीफाई द किंग. किंग की ग्लोरी को बढ़ाने के लिए होता है. इट वॉज टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेज द किंग और द मोनार्च, सेलिब्रेशन ऑफ हिज प्रेजेंस, और उसकी जो अथॉरिटी है ये इसलिए किया जाता था. यहाँ पर प्रोस्पेरो ने ये क्यों किया है? सो दैट फॉर द betrothal ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरांडा, 17th सेंचुरी में मास्क क्या था? इट वॉज इलेबोरेट थियोरेटिकल प्रोडक्शन दैट इंक्लूडेड कॉस्ट्यूम, एक्टर्स, सिंगिंग एंड डांसिंग. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको लिखो. ठीक है, ये क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह से उड़ाया है इसलिए ये थोड़ा थोड़ा मीनिंग हर जगह आ गई है. कैरेक्टर्स और प्लॉट जो थे दैट वर बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन्स फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी. अब यहाँ पर Tempest, the goddesses in the mask, symbolize fertility and prosperity within the family and nature. Prospero calls
then calls after talking to Ferdinand. ओके, प्रोस्पेरो कॉल्स एरियल और उसको बोलता है कि सारी स्पिरिट्स को यहाँ पर बुलाओ टू परफॉर्म अ मास्क. कौन कौन थे वो? 3 स्पिरिट्स केम देयर, ठीक है, इन द शेप्स ऑफ, और वो सब आत्माएं थी दैट केम इन द शेप ऑफ माइथोलॉजिकल फिगर्स ऑफ Juno, the king of gods, Juno's messenger, and the goddess of rainbow, that is Iris. Juno, Iris and Ceres, that is the goddess of agriculture. ये जो ट्रायो है ये परफॉर्म करती हैं एक मास दैट गिव्स द लवर, गिव्स द मतलब ब्लेसिंग्स टू द लवर्स. ओके, जस्ट अ मिनट. हाँ, उसके बाद सबसे पहले आयरिस वो एंटर करती है और सेरेस को बुलाती है टू अपीयर एट ज्यूनोज विश एंड टू सेलिब्रेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रू लव. सेरेस अपीयर करती है और फिर जूनो करती है, ये करता है. जूनो अपीयर्स, गॉडेसेस हैं तो ऐसे गॉडेसेस ही तो हैं, हाँ गॉडेसेस हैं तो शी, Juno and Ceres together bless the couple, with Juno wishing them honor and riches, Ceres wishing them natural prosperity and plenty. ठीक है, फिर ये जो the spectacle awes Ferdinand and he says कि he would like to live on the island forever with Prospero as his father, Miranda as his wife. Juno और Ceres सेंड करते हैं आयरिस को टू फेच सम निम्स एंड रीपर्स. ये पूरा पार्ट था मास का. ओके, टू टू परफॉर्म अ कंट्री डांस, शायद कंट्री डांस है ये. जस्ट एज दिस डांस बिगिंस, हाउएवर प्रोस्पेरो वाज स्टार्टल्ड, और वो क्या करता है, वो स्पिरिट को भेज देता है क्योंकि आफ्टर दैट ही वो कैलिबान वाला सीन होता है. ठीक है, अब ये रहा इसका मेन पार्ट जहां पर ही सेज शेक्सपियर टू कनेक्ट द ऑडियंस. मतलब जो मेन फंक्शन था इसका मास का वो क्या था? टू कनेक्ट द ऑडियंस टू द स्पिरिट्स, की हाँ ये स्पिरिट्स है और उससे उनसे हमें मिलाना. ये प्रोस्पेरो, दिस इज डन यूजिंग प्रोस्पेरो एज अ मीडियम बिटवीन द टू. ये जो कनेक्शन है ऑल्सो सर्व्स टू रिमाइंड द पीपल in the audience of their own mortality, that yes, we, the audience is alive and the spirits जो कि वहां पर गॉडेसेस के फॉर्म में आई है, दे आर इमॉर्टल. ओके, ये भी दिखाता है, ये हमने इसमें नहीं लिखा, ये भी इसमें दिखाता है दैट हाउ मच प्रोस्पेरो वाज पावरफुल. जस्ट टू शो द मैजिक ऑफ प्रोस्पेरो he has also given the mass scene. Then next part is उसी का ही पार्ट है जो 10 नंबर का क्वेश्चन था कि referring closely to the interaction between Prospero and Alonso, you in Act 5 you have to tell कि दोनों के बीच में क्या changes आए थे in the both the characters, सिर्फ only after during that interaction या उसके बाद. उससे पहले से हमें कोई मतलब नहीं तो आपका पेपर जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा. ठीक है, we have started with Alonso here. Alonso के लिए क्या कहा गया है कि as a ruler there is lack of worldliness wisdom in Alonso. When they are confronted by Prospero, जब वो Prospero से मिलते हैं तो Alonso doesn't take time. He feels his guilt, उसको बहुत बुरा लगता है, पश्चाताप होता है. He instantly he is aware of his सिंस, अपनी जो भी पाप उसने किए, और वो कहता है इट डिड बास माई ट्रेसपास, मेरी जितनी भी बुराइयां उसको बहुत ही उभार के सुनाओ. ठीक है, प्रोस्पेरो who is moved by the human like compassion of the spirits, क्योंकि उस टाइम पर एरियल भी यही कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनकी ऐसी हालत देखकर के. तो प्रोस्पेरो इज ऑलरेडी मूव्ड बाय द स्पिरिट. ही प्लेजेस टू रिलीज हिज होल्ड ओवर देम, जितने भी लोगों पर उसका चार्म था, एंटोनियो, सेबेस्टियन सॉरी, अलोंसो, तो उन सब के ऊपर और भी बहुत सारे उसके संगी साथी थे, उन सब के ऊपर जो चार्म था वो सब हटा करके he says the rarer action is in virtue than in vengeance, की जो अच्छी चीज है वो क्या है कि we should do good to others rather than taking revenge on them. Okay, Prospero
Prospero releases Alonso और उसके जितने भी साथी थे from the charm. Alonso, he is shocked and confused at seeing Prospero. He immediately begs Prospero's pardon, मतलब मुझे माफ कर दो, and relinquishes his claim to Milan, और उससे कहता है कि तुमको तुम्हारा मिलान मैं वापस दे दूंगा. He demands restoration of order which was upset when Prospero was overthrown, और वो ये भी कहता है कि यू कैन टेक इट बैक. प्रोस्पेरो जब वो गया था उसके बाद से लेकर के प्रोस्पेरो को बोला गया है कि यू कैन टेक, मतलब मिलान इज योर्स, और प्रोस्पेरो खुद भी उस चीज के लिए डिमांड करता है. ओके, ही बिगिंस व्हेन अलोंसो अपोलोजाइजेस एंड रिटर्न्स मिलान टू प्रोस्पेरो. यहाँ पर ही जो है ये प्रोस्पेरो की बात की गई है. दैट प्रोस्पेरो व्हाट ही डज, he demands restoration of order that was upset when Prospero was overthrown from there. ठीक, तो ये दोनों के चेंजेस की अलोंसो इज ऑलरेडी गिल्टी और प्रोस्पेरो का एक गुड साइड दिखाया गया दैट ही वांटेड रिकंसिलिएशन. अब आता है इकोज वाला पार्ट, बहुत ही लंबा सा पार्ट है ये. ठीक है, क्या बोला गया इसमें, रेफरिंग क्लोजली टू द इंटरैक्शन, नहीं ये वाला नहीं था, इकोज वाला था. तो इकोज में क्या कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन इज रेफरिंग क्लोजली टू द शॉर्ट स्टोरी द साउंड मशीन, डिस्क्राइब द इवेंट्स occurred when Klausner went to the park with his sound machine. अब आपको सिर्फ वो हिस्सा इसमें दिखाना है साउंड मशीन में जब क्लॉजनर पार्क में गया था वो ट्री को कट करने के लिए. ओके, तो सिर्फ उतना पार्ट आप इसमें दिखाओगे when he went to the place. अब दिस इज ऑफ 5 मार्क्स. अब दिस इज अप टू यू, आप उसका ये वाला इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखते हो या नहीं लिखते हो. आई एम स्टार्टिंग, आई विल सेंड यू दिस, बट आपको सिर्फ काम की चीजें इसमें से देखनी है. हम ये पूरा पार्ट इसका देखते हैं जहां से एक्चुअली आपका आंसर शुरू हुआ है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का आंसर है. मैंने लिख दिया है जस्ट बिकॉज कि इन केस आप सबका इंट्रोडक्शन पढ़ के जाना 10 नंबर वाले क्वेश्चन में आप लिख सकते हो. इट इज अ हाई ऑर्डर आंसर. Early next morning, Klausner tries his sound machine on a tree. जब वो अपने नेबरहुड के पार्क में जाता है, ठीक है, he switches on the machine, he plugs in his earphones, मतलब वो मशीन को ऑन करता है, वो ईयरफोन्स प्लग करता है, अपने कान में लगाता है, and to an axe and strikes the tree at its base, और अपने ट्री को जो है वो बेस पे लगाता है, और एक्स से वो क्या करता है, वो उसको जोड़ भी देता है. he plugs his earphones to the axe. as soon as the blade cuts the tree, जैसे ही जो ब्लेड है वो ट्री को कट करती है, वो एक नया साउंड सुनता है. इट वॉज नॉट द सेम जो उसने फ्लावर्स से सुना था जब वो पार्क में मिसेस सॉन्डर्स के साथ था गार्डन एरिया में. उसके अलावा कोई और उसने आवाज सुनी. द क्राई, दिस क्राई इज हार्श, इट इज लो पिच्ड एंड इट फिल्स क्लॉजनर विद अ सेंस ऑफ हॉरर. उसके अंदर डर भर जाता है. एट द पेन ही हैड फेल्ट he had inflicted on the tree, कि उसको लगा कि उसने बहुत जोर से ट्री को चोट पहुंचाई है. he was extremely regretful of his action. वो क्या करता है, वो ट्री से सॉरी बोलता है. he goes as if he is struck by a sudden thought. he runs and calls whom, Dr. Scott, जिनका भी अच्छा खासा रोल है इसमें, asking him to come urgently, जो उनसे कहते हैं कि तुम जल्दी आ जाओ यहाँ पे. डॉक्टर स्कॉट से क्लॉजनर कहता है. वो जैसे ही आता है डॉक्टर, क्लॉजनर डिमॉन्स्ट्रेट करता है द वर्किंग ऑफ द साउंड मशीन. ओके, उसको बोलता है कि तुम इस साउंड को सुनो, ईयरफोन्स प्लग करो इनटू द मशीन. as he struck the tree, he implores the doctor, उससे डॉक्टर से वो रिक्वेस्ट करता है to do as asked and assures him that the sound he had heard is truly coming from the tree and not something he had imagined. और वो उसको कहता है डॉक्टर से कि तुम इस साउंड को सुनो और मुझे बताओ कि जो जो आवाज सुन रहे हो तुम एक्चुअल में ये इसी ट्री से आ रही है या मैं सिर्फ इसको इमेजिन कर रहा हूँ. तो डॉक्टर वॉज वेरी मच हेजिटेंट एट द फर्स्ट. डॉक्टर कंप्लाइज टू द विशेज एज ही सीज द थॉट ड्राइविंग क्लॉजनर क्रेजी. उसको ऐसा लगा था कि क्लॉजनर बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, तो इसीलिए वो कहता है कि ठीक है हम इसको जल्दी जल्दी से करो. हाउएवर, just as the blade of the axe strikes the tree, the branch breaks off. जैसे ही उसने दोबारा क्लॉजनर उसको मारा, ट्री को कट किया एक्स से, तो वो जो ब्रांच थी वो गिर गई नीचे, और उससे क्या हुआ,
डॉक्टर एंड क्लॉजनर तो बच गए, मतलब नियरली क्रशिंग मीन्स आसपास थोड़ा सा बच गए. बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव, स्पेशली क्लॉजनर जो बस एक निक ऑफ टाइम से बचा. लेकिन द साउंड मशीन वॉज डिस्ट्रॉयड बियॉन्ड रिपेयर. वो इतना ज्यादा बुरी कि उसको सही भी नहीं कर पाएगा. They were frightened and alarmed on having just escaped a serious accident. डॉक्टर ट्राइज टू लीव द प्लेस, वो तो भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्लॉजनर जो है ही हु कीप्स इंसिस्टिंग टू मेक हिम अ सर्टेन, ये क्या लिखा है, certain that he had heard the tree scream. और वो कहता है कि तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुमने कुछ सुना है कि नहीं सुना है. टू हिज डिसमे, डिसअपॉइंटमेंट, डॉक्टर कहता है कि वो कुछ भी नहीं सुन पाया इन द कमोशन, द नॉइजी डिस्टर्बेंस दैट वाज कॉज्ड बाय द ब्रांच फॉलिंग अपॉन देम, क्योंकि ब्रांच गिर रही थी तो मैंने कुछ नहीं सुना. अब क्लॉजनर जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉट है, ही इज वरिड. ओके, एंड ही इज फिल्ड विथ एम्पैथी फॉर द एक्सट्रीम पेन. उसको ऐसा लगता है कि उसने बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है उसको, ट्री को. ओके, एंड प्लांट्स एज ह्यूमंस थॉटलेसली कट देम, thus devastated by the utter insensitivity of the mankind. क्लॉजनर को बहुत बुरा लगा एंड इज बिसाइड हिमसेल्फ विद द गिल्ट ऑफ दिस रियलाइजेशन. और इसी मैडनेस में वो डॉक्टर से कहता है टू हील द वुंड एंड अप्लाई आयोडीन ऑन इट. जो लाइन वो कहते हैं पेस्ट द कट विद आयोडीन, ऐसे करके वो कुछ बोलता है, तो वो पार्ट इसमें मार्क कर लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मे बी एज अ मीन्स टू एब्सॉल्व हिमसेल्फ फ्रॉम द गिल्ट, वो ऐसे करता है शायद वो खुद को गिल्ट से बचाना चाहता हो इसलिए. एंड दो ही हैड कॉज्ड दैट ही हैड कॉज्ड द ट्री, जो उसने दुख उसको दिया है ट्री को, बस वो उससे बचना चाहता था. और thus satisfied with helping the tree, क्लॉजनर now is somewhat relieved, क्योंकि डॉक्टर जो उसको दिखाने के लिए उसको कट लगाता है उसमें. और स्टोरी एंड्स विद आस्किंग द डॉक्टर टू कीप अ चेक ऑन द ट्रीज रिकवरी. ओके, ये पूरा साउंड मशीन का ये वाला पार्ट है, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. मतलब अगर इसमें आपको पढ़ना भी है ना, तो समरी को भी टुकड़ों में पढ़ो कि अच्छा ये वाला सीन जो था ये पार्क का सीन था, ये मशीनरी का डिस्क्रिप्शन था, ये पार्ट क्लॉजनर का अपना डिस्क्रिप्शन था, और ये पार्क वाला इंसिडेंस था. ओके, तो उसको तोड़ तोड़ करके पढ़ना. सिंगिंग लेसन में भी सेम चीज है. सिंगिंग लेसन का ये वाला जो पार्ट है ये भी 5 मार्क्स का है. यू जस्ट हैव टू टेल द इंटरेक्शन बिटवीन मिस मिडोज एंड साइंस मिस्ट्रेस, और आपको बिहेवियर ऑफ मिस मिडोज के बारे में बताना है. 2.5 मार्क्स में दोनों को डिवाइड कर सकते हो. क्या लिखा है, शी वॉज ट्रेडिंग द कोल्ड कॉरिडोर, वो चढ़ रही थी कोल्ड कॉरिडोर इन अ हाईली डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड. कोल्ड शार्प डिस्पेयर बरी डीप इन हर हार्ट. ओके, वॉज ट्रबलिंग हर लाइक अ विकेड नाइफ, कि जैसे उसको कोई खंजर भोंक रहा हो, इतना ज्यादा शी वॉज ट्रबल्ड. वो टोटली इनडिफरेंट थी, टोटली देयर वाज लैक ऑफ इंटरेस्ट टू द ग्लीफुल, टू द हैप्पी क्राइज ऑफ द गर्ल्स, जो जा रही थी, एक दूसरे को बुला रही थी. दे वर लाफिंग, दे वर रनिंग, दे वर कॉलिंग आउट वन अनदर. शी वॉज स्टॉप्ड बाय द साइंस टीचर. सडनली मिस मिडोज वॉज स्टॉप्ड बाय द साइंस टीचर. ओके, हु बेड इज द पास्ट टेंस ऑफ बिड हर गुड मॉर्निंग. उन्होंने कहा, शी आस्क्ड हर कैजुअली, कि क्या बहुत ज्यादा ठंड नहीं है. तो मिस मिडोज स्टार्टेड एट द साइंस टीचर कोल्ड, वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से नहीं उनसे बात कर रही थी. एवरीथिंग अबाउट द साइंस टीचर वॉज स्वीट, बट ड्यू टू हर यहाँ पर कौन है, मिस मिडोज. मिस मिडोज का जो दुख था, वाई शी वॉज अनहैप्पी, मिस मिडोज वॉज अनहैप्पी बिकॉज उनके जो फियांसे थे उन्होंने उसको एक लेटर लिखा था, दैट इन विच ही वॉज सेइंग दैट देयर आर नो प्लान्स टू मैरी मिस मिडोज. ओके, तो जस्ट बिकॉज कि उन्होंने लेटर पढ़ा था, उस लेटर से शी वॉज अनहैप्पी, शी वॉज फीलिंग डिसअपॉइंटेड. मिस मिडो डिड नॉट एंजॉय द कर्टसी कॉल, और वो जो उन्होंने नाइसली उनसे बात की, वो उसको बहुत ज्यादा अच्छे से बात नहीं की. उन्होंने पूछा साइंस टीचर ने कि क्या बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, तो उन्होंने बोला कि इट इज रादर शार्प, एंड शी आंसर्ड ग्रिमली, मीन्स शी वॉज मेकिंग ग्रिमेसेस, बहुत गंदे गंदे फेसेस बना रही थी. The science mistress gave a sugary smile, बहुत ज्यादा sugar coated smile उन्होंने दी,
and told Miss Meadows कि she looked frozen, कि मतलब वो बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी लग रही है, वैसी नहीं लग रही कि हाँ बहुत ज्यादा हैप्पी है, चहकती हुई हूँ. With her eyes full of mocking light, Miss Meadows answered, not quite as bad as that, कि नहीं मैं उतना भी बुरा नहीं लग रही हूँ. With these words, Miss Meadows जो थी उन्होंने साइंस मिस्ट्रेस को एक क्विक ग्रिमेस मुंह बना करके दिया. Science teacher gave a smile, but Miss Meadows didn't give a smile. She rather made face. ओके, उटपटांग फेस बना कर, ग्रिमेस होते, ग्रिमेसेस आप सर्च करना नेट पे आपको मिलेगा, वो अजीब अजीब से फेसेस होते हैं. तो दिस ब्रीफ मीटिंग का बहुत ज्यादा ग्रेट सिग्निफिकेंस है, क्योंकि उसमें बोला ना कमेंट ऑन द मूड ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मिस मिडोज. साइंस मिस्ट्रेस जो थी, शी वॉज इन अ चीयरफुल मूड. Everything about her was sweet, pale, and honey. Her mood is in the sharp contrast with the mood of Miss Meadows, who returns a smile with a grimace. She made faces. Yellow hair of the science teacher and blue eyes of the Miss Meadows are also highly suggestive. Okay, then अब आता है ये वाला बहुत ही important सा part, that is the part of this is the part of short story. Okay, short story में भी the part of story of an hour, और इसी का ही थर्ड नेक्स्ट वाला है to build a fire. देखो ये अभी story of an hour अभी हम छोड़ रहे हैं, पहले ये वाला देखो. to build a fire में क्या पूछा गया है? the cold becomes a character in the story to build a fire. Do you agree? आपको views बताने by referring to the story कि कोल्ड जो थी एक जीता जागता इंसान के जैसे बिहेव कर रही थी. इट वॉज ट्रबलिंग द मैन जो वहां पर एक न्यू कमर के फॉर्म में था. तो दिस क्वेश्चन आई हैव नॉट सॉल्व. ये आप क्या करोगे? आप अपनी टेक्स्ट बुक से ही करोगे. ठीक है, इसका हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं. ये रही मेरी टू बिल्ड अ फायर. यू जस्ट हैव टू टेल कि कोल्ड जो है क्या वो एक कैरेक्टर है? ऑब्वियसली है. हाँ ही उसमें लिखोगे, ना लिखोगे तो फिर आंसर में क्या करोगे फिर? ठीक है, तो सबसे पहले यू विल स्टार्ट, मतलब आप एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दो, जैसे ये वाला एक इंट्रोडक्शन दिया, बट यहाँ पर हमने जो इंट्रोडक्शन दिया है दैट इज अबाउट द मैन. यू हैव टू टेल दिस इंट्रोडक्शन यू विल गिव अकॉर्डिंग टू द वेदर. ठीक है, फिर इसमें लिखोगे यू विल एक्सप्लेन द एरिया कैसा था. देयर वाज नो सन, देयर वाज नॉट अ हिंट ऑफ सन, देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, ये बिल्कुल ही क्लियर था. Okay, there was also an intangible pale over the face of things, a subtle gloom that made the day dark, and that was due to the absence of sun. ये इतना पार्ट हो गया इसका. इसके बाद इसी में ही थोड़ा सा और बीच बीच में से चीजें जो आपको लग रहा है कि कोल्ड, जब वो कोल्ड जो उस मैन को ट्रबल कर रही है वहां से लेकर के लिखो. The cold, how was it? The cold was tremendous, it was strange, it was weird. Okay, and yet it made no impression on the man. Then you will tell how much it was cold. There was 50 degrees cold, okay, below zero, and that means 80 odd degrees of frost. तो ऐसे करके you will write कि वहां पर क्या क्या चीजें बताई गई हैं about cold, और यही आप उसमें लिखोगे. Okay, then after this ये वाला पार्ट मेरा हो गया. दिस यू विल डू ऑन योर ओन. ये वाला पार्ट आई विल नॉट मेक यू डू, क्योंकि आपको इसको टेक्स्ट बुक से ही खुद से लिखना है. ठीक है, दैट कोल्ड बिकम्स अ कैरेक्टर इन द स्टोरी. फिर आता है मेरा अभी इस वीडियो का लास्ट पार्ट, क्योंकि पोइट्री आई विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट, बहुत लंबा सेशन चला जाएगा ये नहीं तो. व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन फ्रॉम हर शॉर्ट स्टोरी द स्टोरी ऑफ एन आवर. उससे आपको क्या समझ में आता है कि स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस जो कि एक वुमेन फेस करती है. ठीक है, द पार्ट इज हेयर. This is literature solution. The question is कि what do you conclude about the struggles and challenges faced by the women from the story of an hour. The part is marriage in the short story of an hour is shown as a suppressive identity of women. मतलब marriage story of an hour में यहाँ पे पूछा गया ना women की हालत कैसी दिखाई गई या उसके struggles कैसे हैं. तो this is what you will write कि this as seen in the marriage through Mrs. Lewis Millard's story, marriage का oppressive nature in this society kills women's attempt to achieve freedom. ठीक है,
जैसे कि इस स्टोरी में भी आपने देखा होगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। मेलार जो है, दे आर अ फैमिली ऑफ वर्किंग क्लास। एट द सेम टाइम, एट द टाइम द स्टोरी इज रिटन, ब्रेंटली मेलार जो कि हस्बैंड थे, he works to provide for the family while Mrs. Millard takes care of the family as she is not working. Looking at this story deeply, ये बहुत क्लियर है कि Mrs. Millard suffers from the oppression that her husband and the society has placed on her. Okay, Mrs. Millard is the main character, story का वो main character है. Like in all the male dominated societies, Mrs. Millard is only known by the name of her husband. The implication of this is that without her husband she does not have an identity. Okay, Chopin, Kate Chopin जो इस story की author थी, shows कि Kate is oppressed from the very beginning. Her husband has a first name फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, जब से शुरू हुआ है। मिसेस मेलार्ड को बहुत लास्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है, लुइस मेलार्ड को बहुत लास्ट में उसको एज नेम उनका इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, मैरिज को यहाँ पर एक ऑपरेसिव फोर्स शो किया गया है। दिस मेक्स इट क्लियर कि मैरिज जो है, इट कर्टेल्स द फ्रीडम ऑफ वुमेन एंड मेकिंग देम फील ऑप्रेस्ड। नाउ अब यहाँ से आपको जो मेन स्टोरी का, ये तो एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था कि मैरिज को इसमें ऐसे शो किया गया है। विमेन आर पोर्ट्रेड एज इमोशनल। स्टोरी की वेरी फर्स्ट लाइन से यहाँ से शुरू किया गया था, दैट नोइंग दैट मिसेस मिलार्ड वाज afflicted with a heart trouble, great care was taken to break the news to her as gently as possible, the news of her husband's death. ठीक है, ये स्टार्टिंग में उनके में बोला गया था। अब ये क्या शो करता है कि मिसेस मेलार्ड जो है, उनके पास एक इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है to come to terms with the news of the death of her husband, implying that she might die. और हो सकता है कि ये जान करके कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो हो सकता है she might die also. Okay, as she tries to tame her joy after Brentley's death, और वो जैसे उनको ये चीज पता चलती है, she is happy. The author writes that she was powerless. This instance shows the way Mrs. Millard, the main character, was thought of as being small and weak. ठीक, क्योंकि वो both physically and in her marriage also, this is the way women have been thought of for a long time. मतलब यहाँ पर वो भी जो she was happy but she could not understand that happiness. Mrs. Millard का जो heart disease है could be a symbol of the oppressive ideas and emotions of her marriage. Maybe it can be related to the nature of the marriage that she seeks to break away from. हो सकता है कि उनकी जो heart disease हो वो because of her marriage also हो सकती है। Okay, such a revelation tells the reader कि कितनी इफेक्टिव एक ऑपरेसिव मैरिज हो सकती है विमेन के लिए, जैसे कि कंडीशन ऑफ लुइस's मैरिज थी एज सीन कंपेरेबल टू हर हार्ट डिजीज। दोनों ही फेटल कंडीशन में है, दोनों ही डेडली है, मैरिज ऑल्सो एंड हर हार्ट डिजीज ऑल्सो। ओके, अब इसमें भी जो है, इसमें भी यहाँ से बहुत सारी इसमें चीजें लिखी हुई हैं, कुछ काम काम की चीजें हम बता दे रहे हैं इसमें। ये आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड मिसेस मिलार्ड बहुत खुश थी। She is happy that in the coming years she is going to live a life of her own because there will be no one to dictate her life. When Brentley was still alive, he probably made all the important decisions. मतलब हो सकता है, okay, which denied her the opportunity to think about what she wants to do. She यहाँ पे कौन है, मिसेस मिलार्ड की बात की गई है, and lead an independent life. Now, just because कि Brentley Millard has died, she is free. वो free है. She is eager to live the freedom that has resulted from her husband's death. Although she knows that she will be upset and weep during the husband's funeral. उसको पता है कि जब उसकी डेड बॉडी आएगी उसके हस्बैंड की, उसको रोना पड़ेगा. But she also knows that after that one moment of bitterness, उसके पास एक लंबा प्रोसेशन ऑफ इयर्स है टू कम दैट वुड बिलोंग टू हर एब्सोल्युटली. ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, इसको मार्क कर लेना.
Okay, Mrs. Millard happiness does not mean that she had no love for her husband. ऐसा नहीं कि उसको अपने husband से प्यार नहीं था, but she was just happy. She was just fascinated by the fact that she is going to be making all the decisions regarding her life by herself. Now, अब ये रहा उसका स्टोरी का एंड वाला पार्ट, दैट इज नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंस. हो सकता है कि आपसे ये भी पूछा जाए कि स्टोरी में आयरनी क्या थी. ओके, द स्टोरीज एंड एट द स्टोरीज एंड जब ब्रेंटली मिलार्ड वहां पर वापस आ जाता है, ही कम्स बैक होम विदाउट द नॉलेज ऑफ द अक्रेंस ऑफ एन एक्सीडेंट. उसको पता नहीं था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, मतलब उसको ये न्यूज नहीं पता थी कि लोगों को ये पता चल गया है कि ही हैज डाइड. ओके, मिसेस मिलार्ड डाइज अपॉन seeing him. Mrs. Millard dead. Okay, she is dead. आपने स्टोरी ऑफ एन आवर पढ़ी होगी, काफी अच्छी स्टोरी थी. द डॉक्टर से कि शी हैड डाइड ऑफ एन हार्ट डिजीज एंड जॉय. उसको डॉक्टर कहता है, आयरनी क्या थी, डॉक्टर या फिर जस्ट ऑपोजिट चीज क्या थी, डॉक्टर को लगता है कि शी हैज डाइड ऑफ द जॉय ऑफ सीइंग हर हस्बैंड अलाइव. However, it is unlikely the truth in reality, मतलब सच्चाई कुछ और थी. She has lived a life of submissiveness for a long time. झुकाव, सरेंडर करने की लाइफ उसने जी है. एंड शी वॉज थिंकिंग दैट शी वॉज फाइनली फ्री. She is likely to have died from the frustration of knowing that life was going back to the state of submissiveness instead of freedom that she had anticipated. वो freedom जो उसको लगता है कि उसके पास उसको मिल गई है, अब उसको वापस उसी लाइफ में जाना पड़ेगा जिस लाइफ में शी वॉज एक्चुअली लिविंग अर्लियर. जो फ्रीडम थी दैट मिसेस मिलार्ड डज नॉट इवन नो शी सीक्स comes in the death of Brently, her husband. However, it vanishes. वो जो freedom थी ब्रेंटली के डेथ के बाद उसको लगा कि वो आ गई है, बट इट वैनिशेस जब वो देखती है कि उसका हस्बैंड इज कमिंग. हर हस्बैंड नॉट ओनली कंट्रोल्स व्हाट शी डज बट also becomes the cause of her death. Okay, Chopin uses various literary devices ये दिखाने के लिए कि मतलब there is a oppression of women. She shows the connection between patriarchal nature, patriarchal, a male dominated society, and marriage. She states a fact confidently that there is oppression in marriage, which she suggests that any attempt by women to achieve freedom was suppressed. It shows the reality of the time that it was written. Okay, और उसके बाद to build a fire I have already told you अभी थोड़ी देर पहले, तो I am getting it over here only. अब बचते हैं रेवरी के क्वेश्चंस. रेवरी द पोइट्री पार्ट, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया है. अब हम इससे ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको, तो यू विल स्टडी इट इन द next part. Okay, and I hope you have liked the video. Please share it with your friends, with your best friends, and please subscribe to my channel and keep studying. Thank you.